न्यूक्लिक एसिड को न्यूक्लिक एसिड क्यों कहते हैं? पहली बात, न्यूक्लिक एसिड के ऊपर काम किसने किया। उसके बाद न्यूक्लिक एसिड का स्ट्रक्चर क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हम डिटेल में लेके जाएंगे। पॉइंट नंबर 1, बेटा साइंटिस्ट जिसने सबसे पहले इसके ऊपर काम किया था उसका नेम क्या था? फ्रेडरिक निशर। फ्रेडरिक निशर। अब ये फ्रेडरिक निशर जो है बेटा इसने काम किया, आपकी जो पंजाब बोर्ड की बुक है बेटा इसके अंदर डेट क्या लिखी हुई है? 1869। लेकिन बेटा कुछ बुक्स के अंदर आपको ये 1870 भी देखने को मिल जाएगी, तो आपने इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज नहीं होना कि 69 आएगा कि 70 आएगा, दोनों ही चल सकती हैं। पॉइंट नंबर 2, बेटा फ्रेडरिक निशर जो था ये एक फिजिशियन था, ये एक आप कहते हैं पत्नियां करता था। तब क्या होता था, जब जो सोल्जर्स वगैरह आते थे पट्टी करवाने के लिए, तो बेटा वो जैसे ही उसकी बैंडेज जो बैंडेज बोल रहे हैं आपने, तो बैंडेज जैसे ही फिजिशियन जो है बेटा उनकी बैंडेज को चेंज करता, तो बेटा उस बैंडेज के ऊपर जो था वो पस मौजूद होता था। बैंडेज के ऊपर क्या मौजूद होता? पस। बैंडेज में क्या मौजूद रहता था? पस। अब वो जो पस था उस पस से उसने सेल्स को सेपरेट किया, अलग किया, राइट। बेटा वो जो पस सेल्स थे उसने उस पस सेल को क्या किया? स्टडी किया, और उसको उस पस सेल से क्या नजर आया? उसके न्यूक्लियस में बेटा कुछ ऐसी चीज़ें नजर आई जो पहले कभी किसी ने नहीं देखी थी, क्योंकि उसको सेल के न्यूक्लियस में नजर आई, सेंटर में नजर आई। बेटा याद रखिएगा कि जो न्यूक्लियस है वो कब डिस्कवर हो चुका था? 1831 में। 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस का कंसेप्ट था वो ऑलरेडी दे चुके थे, इसलिए हम बात करेंगे कि ये न्यूक्लियस में नजर आए। अब न्यूक्लियस के अंदर बेटा ये जो व्हाइट कलर की चीज़ नजर आई थी, इस चीज़ को क्या नाम दिया गया उस टाइम? बेटा फ्रेडरिक निशर ने इसको नाम दे दिया न्यूक्लियन का। क्या नाम देते हैं बेटा? न्यूक्लियन का नाम दे दिया गया। फिर उसके बाद बेटा साइंटिस्ट ने देखे ना, पहला काम मुश्किल होता है, और पहली बार में अगर कोई इंसान कर लेता है उसके बाद वो काम आसान हो जाता है। तो पहला काम इसने मुश्किल कर दिया, पस सेल से निकाला। उसके बाद साइंटिस्ट ने स्लेमेंडर्स, फिशेस वगैरह के जो एग सेल हैं, स्पर्म सेल है, उनको स्टडी करना शुरू किया। उनके न्यूक्लियस के अंदर में सेम इस तरह की चीज़ उनको दिखाई देना शुरू हो गई, ठीक है। लेकिन बेटा इसका नाम जब तक ये रहा इसलिए इसको न्यूक्लियन ही नाम कहता रहा। लेकिन फिर टाइम आता है 1920 का। 1920 के अंदर पहली बार जो न्यूक्लियन है इसकी केमिकल नेचर को स्टडी किया जाता है। और बेटा इसकी केमिकल नेचर जो है वो स्टडी कौन करते हैं? देयर केमिकल नेचर इज स्टडीड बाय P.A. लवीन। कौन स्टडी करता है? P.A. लवीन जो है बेटा ये पहली बार इस न्यूक्लिक एसिड इस न्यूक्लियन की केमिकल नेचर को स्टडी करते हैं। और जैसे ही इस न्यूक्लियन की केमिकल नेचर को स्टडी करते हैं इनको पता चलता है कि इनकी जो केमिकल नेचर है वो क्या है? एसिडिक। इनकी केमिकल नेचर क्या है बच्चे? एसिडिक। जिसकी बेस के ऊपर बेटा ये इसको क्या नाम देते हैं? न्यूक्लिक एसिड। क्या नाम देते हैं? न्यूक्लिक एसिड। अगर बात समझ में आई बात, तो न्यूक्लिक एक बंदे ने नाम दिया, दूसरे ने उसकी नेचर को डिस्कवर किया, दोनों को मिलाने से क्या नाम बन गया? न्यूक्लिक एसिड। अब न्यूक्लिक एसिड जनरली तौर पर कहते हैं किसको? देखिए बेटा न्यूक्लिक एसिड बाद में वक्त गुजरना गया और चीज़ों में चेंजेस भी आती है। तो बेटा दो चीज़ों को मिला के जब हम पढ़ेंगे तो हम उसको न्यूक्लिक एसिड का नाम देंगे। उनमें से पहली चीज़ क्या होगी? DNA, और दूसरी चीज़ क्या रहेगी? RNA। अब बेटा DNA और RNA जो है इन दोनों को मिला के पढ़ेंगे तो हम उनको नाम देंगे न्यूक्लिक एसिड। क्या नाम दिया जाएगा? न्यूक्लिक एसिड। अब बच्चे अब हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है या फिर जो MCQ पूछा जाएगा हमारे एनुअल एग्जाम में, अभी हम MD की बात नहीं कर रहा, अभी एनुअल की बात कर रहा हूँ। एनुअल एग्जाम में जो चीज़ पूछी जाएगी तो ये पूछा जाएगा कि DNA जो है वो कहाँ कहाँ पर पाया जाता है सेल के अंदर। तो सेल के अंदर DNA 3 जगह पे मिलेगा आपको। तो इस जगह पे नंबर 1, जल्दी से बोलो। नंबर 1 आपको देखने को मिलेगा बेटा एक ऑर्गेनेली जिसका नाम क्या होता है? न्यूक्लियस। यहाँ पर देखने को मिलेगा। नंबर 2 आपको कहाँ देखने को मिलेगा? माइटोकॉन्ड्रिया। तीसरे 4 ऑर्गेनेली वेरी गुड, क्लोरोप्लास्ट। बेटा 3 ऑर्गेनेली होती हैं जिसके अंदर आपको DNA जो है वो देखने को मिलेगा। इज इट क्लियर ना? और सबसे इंटरेस्टिंग बात पता क्या है? ये 3 जगह जो है, ये 3 ऑर्गेनेली जो है, ये तीनों के तीनों कौन से हैं? डबल के सिंगल? ये तीनों ही डबल है। मैंने आपको बताया था कि सेल के अंदर 3 डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली है, एक ऐसी होती है जिसके गिर्द मेम्ब्रेन नहीं होती, बाकी सब सिंगल मेम्ब्रेन है। तो ये 3 जो है डबल मेम्ब्रेन होती है। कौन कौन सी? न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट। न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट। न्यूक्लियस सेल को कंट्रोल करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी देगा, और क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होगा तो वो फोटोसिंथेसिस करेगा। यहाँ तक बात समझ आई? तो DNA कहाँ पर पाया जाता है? 3 जगह के ऊपर। अब बेटा अगर मैं आपको एक चीज़ MCQ में पूछ लेता हूँ कि DNA जो है वो कहाँ पर पाया जाता है?
ऑप्शन ए में देता हूँ न्यूक्लियस, ऑप्शन बी में देता हूँ साइटोप्लाज्म, ऑप्शन सी में देता हूँ बोथ, ऑप्शन डी देता हूँ नन। क्या आप आंसर चूज करेंगे? न्यूक्लियस। बेटा यहाँ पर आप गलती कर बैठेंगे, क्यों? क्योंकि बेटा जो डीएनए, ये जो हम आपको बता रहे हैं ना डीएनए, बेटा ये बता रहे हैं यूकैरियोटिक सेल का। किसके बारे में बात की जा रही है? यूकैरियोटिक सेल के बारे में बात हो रही है। क्योंकि बेटा जो प्रोकैरियोटिक सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल में तो न्यूक्लियस होता ही नहीं है, प्रोकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं है, प्रोकैरियोटिक सेल में क्लोरोप्लास्ट भी नहीं है, क्योंकि ये तीनों डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स है और डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स यूकैरियोटिक सेल में होती हैं, प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होती। अब ये तीनों ऑर्गेनेल बेटा प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं है, तो प्रोकैरियोटिक सेल में याद रखिएगा कि जो डीएनए होता है वो कहाँ पर पाया जाएगा? साइटोप्लाज्म में। कहाँ पर पाया जाएगा? साइटोप्लाज्म में। तो अब मुझे बताइए बेटा, अगर मैं आप वही क्वेश्चन दोबारा रिपीट करूँ कि जो सेल होता है, सेल के अंदर डीएनए कहाँ पर पाया जाता है? मेरा पहला ऑप्शन है न्यूक्लियस, दूसरा है साइटोप्लाज्म, तीसरा है दोनों, चौथा है नन। किसका चूज करेंगे? बोथ, क्योंकि वो न्यूक्लियस में भी है, साइटोप्लाज्म में भी है। लेकिन अगर बेटा मैं नॉमिनेट कर दूं कि यूकैरियोटिक सेल में कहाँ पर पाया जाता है, तो फिर आप चूज करेंगे यूकैरियोटिक सेल में, सेल कहाँ पर होगा? न्यूक्लियस। अगर मैं चूज करूँ प्रोकैरियोटिक सेल, फिर आप इसको क्लिक करेंगे साइटोप्लाज्म। और अगर मैं मेंशन ना करूँ, मैं जनरली पूछूँ तो फिर बेटा आप कहेंगे इधर भी होता है, इधर भी होता है, इधर भी होता है, हर जगह पे यहाँ पे पाए। इज इट क्लियर? समझ आया? या समझ आ रहा है कि नहीं? हाँ, चलिए इधर देखिए बेटा। अब बेटा जहाँ पे डीएनए पाया जाता है, ऑब्वियसली बात है वहाँ पर क्या चीज पाई जाएगी? आरएनए भी पाया जाएगा। जहाँ पे डीएनए वहाँ पे क्या होगा? आरएनए भी पाया जाएगा। समझ आया? तो इसका मतलब आरएनए आपको यहाँ भी देखने को मिलेगा, यहाँ भी देखने को मिलेगा, इधर भी देखने को मिलेगा और इधर भी देखने को मिलेगा। इज इट क्लियर? तो ये चीज याद रखेंगे। लेकिन एक छोटा सा पॉइंट गौर से समझना है आपने। यूकैरियोटिक सेल में हमने कहा कि जो डीएनए है वो सिर्फ इधर ही हो सकता है, और प्रोकैरियोटिक सेल में डीएनए इधर ही हो सकता है ना? लेकिन अगर हम यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो यूकैरियोटिक सेल में जो आरएनए होता है वो न्यूक्लियस में भी होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में भी होगा, क्लोरोप्लास्ट में भी होगा, लेकिन उसके साथ साथ ये यूकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में भी होगा। आप लोगों को मैं थोड़ा रिवाइज करवाता हूँ। आप लोग एक मैकेनिज्म पढ़ते हैं क्लास 10 के अंदर, ट्रांसक्रिप्शन। याद आ रहा है कुछ? आपने पढ़ा था कि व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन। जब डीएनए से आरएनए बनेगा तो हम इसको क्या नाम देंगे? ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से आरएनए बनेगा तो क्या नाम देंगे? ट्रांसक्रिप्शन का नाम देंगे। अब ट्रांसक्रिप्शन इस तरह से होता है कि मान लीजिए ये है मेरे पास न्यूक्लियस, और आप जानते हैं कि न्यूक्लियस में कोर्स होते हैं जिनको क्या नाम देंगे? न्यूक्लियोकोर्स। अब यहाँ से बनेगा डीएनए से आरएनए, और बाद में ये जो आरएनए बनेगा ये यहाँ से बनने के बाद कहाँ पर आ जाएगा? निकल के बाहर साइटोप्लाज्म के अंदर। याद आ रही है कुछ चीजें? मैसेंजर आरएनए मैसेज लेके आ रहा होता है राइबोसोम के पास, है ना? तो इसका मतलब ये हुआ यहाँ पर न्यूक्लियस नजर आ रहा है, इसका मतलब सेल कौन सा है? यूकैरियोटिक सेल। तो यूकैरियोटिक सेल में तो न्यूक्लियस में भी आरएनए हुआ, लेकिन उसके साथ साथ उसके साइटोप्लाज्म में भी हुआ। सही है? लेकिन यूकैरियोटिक सेल का डीएनए जो है वो न्यूक्लियस में होगा, वो साइटोप्लाज्म के अंदर नहीं होगा। ये दोनों में फर्क आएगा थोड़ा सा, हल्का सा फर्क है, लेकिन आप इस फर्क को अपने माइंड में क्लैरिफाई रखेंगे। इज इट क्लियर? चलो मैं पूछता हूँ, आप लोग आंसर करेंगे। देखते हैं। हरी अब इधर फोकस रखो प्रॉपर एक्टिवली। डीएनए कहाँ पाया जाता है यूकैरियोटिक सेल में? सारे बच्चे। नंबर 1, ठीक है। आरएनए यूकैरियोटिक सेल में कहाँ पाया जाता है? क्लियर? प्रोकैरियोटिक सेल में डीएनए कहाँ पाया जाता है? खा जाना मैंने इसको पता नहीं है, इसका वास्ता किसके साथ पड़ा हुआ है। अच्छा, और आरएनए कहाँ पर पाया जाता है? आरएनए कहाँ पाया जाएगा? साइटोप्लाज्म। डीएनए कहाँ पाया जाएगा? साइटोप्लाज्म। क्लियर हो गया सबको? डाउट्स क्लियर है सारे? गुड बात। अब हम चलते हैं आगे। बेटा न्यूक्लिक एसिड जो है ये मिलके बनता है कुछ छोटे यूनिट से। न्यूक्लिक एसिड जो है बेटा वो किस चीज से मिलके बनते हैं? छोटे छोटे रिपीटिंग यूनिट से। कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लिक एसिड कंसिस्ट ऑफ स्मॉल रिपीटिंग यूनिट्स। अब जो स्मॉल रिपीटिंग यूनिट्स हैं जिनके ऊपर न्यूक्लिक एसिड जिस पर मुश्तमिल होता है, उन यूनिट्स को क्या नाम दिया जाएगा? उन यूनिट्स को नाम देंगे न्यूक्लियोटाइड का। क्या नाम दिया जाएगा? न्यूक्लियोटाइड्स का। क्या नाम देंगे बेटा? न्यूक्लियोटाइड्स।
तक बात समझ आई? यानी कि देखिए ना, जैसे आप लोग प्रोटीन पढ़ते हैं, प्रोटीन किससे मिलकर बनता है? अमाइनो एसिड। जैसे कि ये एक अमाइनो एसिड आ गया, ये दूसरा अमाइनो एसिड, ये तीसरा अमाइनो एसिड, चौथा अमाइनो एसिड। तो अमाइनो एसिड जब आपस में मिलेंगे तो बनेगा प्रोटीन। अब इसी तरह से न्यूक्लियोटाइड आपस में मिलेंगे तो क्या बनेगा? न्यूक्लिक एसिड। ठीक है। अब बेटा न्यूक्लियोटाइड जो है ये बनता कैसे है? फॉर्मेशन पढ़नी है। ब्लैक बोर्ड मालूम है इसके बाद फिर बैक में देखना उसमें काफी सारे नहीं पता चलता है। सही बात है। लेकिन ना एक चीज मैं समझ जाती हूँ, कभी पॉइंट इसके नंबर इसमें कम हो जाते हैं, कभी बहुत ज़्यादा हो जाता है। कल रिप्रोडक्शन हो रही है ना? चलिए खैर भैया ग्लव्स ग्लव्स पहन के कोई रेस्लिंग करनी है? चलो इधर देखते हैं। अब बेटा हम देखने वाले हैं स्टेप्स के बारे में। न्यूक्लियोटाइड के किस चीज़ के बारे में देखेंगे? स्टेप्स। न्यूक्लियोटाइड के किस चीज़ के बारे में? स्टेप्स। तो मैं ये यहाँ पे लिखूंगा स्टेप्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड जो है बेटा वो बनता कैसे है? तो बेटा स्टेप नंबर 1, सबसे पहला स्टेप क्या होता है? स्टेप नंबर 1 में क्या होता है? एक होगी शुगर जिसको आप नाम लेंगे पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर बेटा ये पेंटोज शुगर, पेंटोज का मतलब 5 कार्बन वाली शुगर और साथ में नाइट्रोजीनियस बेस। साथ में कौन सी चीज? नाइट्रोजीनियस बेस। पेंटोज शुगर और नाइट्रोजीनियस बेस जो है बेटा ये आपस में मिलेंगे। तो इनके मिलने से क्या होगा? इनके मिलने से बनेगा न्यूक्लियोसाइड। पहले स्टेप में देखिए बेटा क्या होता है, यहाँ पर गलती हो जाती है। पूछ जाता है कि न्यूक्लियोटाइड जो है वो कितने स्टेप्स में बनता है? तो बच्चे लगाते हैं कि एक ही स्टेप में बन रहा है तीनों चीज़ों में मिलने से, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये दोनों मिलेंगे, इनके मिलने से बेटा यहाँ पे न्यूक्लियोसाइड बन जाएगा। फिर ये जो न्यूक्लियोसाइड होगा, ये न्यूक्लियोसाइड जाके दोबारा से कंबाइन करेगा। हाँ, न्यूक्लियोसाइड प्लस फास्फेट ग्रुप। फिर बेटा इनके मिलने से क्या बन जाएगा? न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। न्यूक्लियोटाइड बनेगा। अब यहाँ पे देखें, बेसिकली अगर हम गौर से देखें तो न्यूक्लियोटाइड 3 चीज़ों पर मुश्तमिल है। नंबर 1 पेंटोज शुगर, नंबर 2 नाइट्रोजीनियस बेस, नंबर 3 फास्फेट ग्रुप। शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाएगा व्हाट इज न्यूक्लियोसाइड एंड व्हाट इज न्यूक्लियोटाइड। तो आपको न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में फर्क पता होना चाहिए और ये भी पता होना चाहिए कि ये असल में न्यूक्लियोटाइड की फॉर्मेशन के स्टेप्स होते हैं जब ये इस तरह से इस्तेमाल होते हैं। इज इट क्लियर? यहाँ पे बात समझ आई सब बच्चों को? अब बेटा हम अभी पढ़ाए आपको कि डीएनए भी एक न्यूक्लिक एसिड है और आरएनए भी क्या है? न्यूक्लिक एसिड है। लेकिन डीएनए के न्यूक्लियोटाइड और हैं, आरएनए के न्यूक्लियोटाइड और होते हैं। तो सबसे पहले हम बारी बारी इनके न्यूक्लियोटाइड को पढ़ते हैं। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ न्यूक्लियोटाइड ऑफ डीएनए। डीएनए के न्यूक्लियोटाइड के बारे में बात कर लेंगे। देखिए बच्चों, बेटा 3 चीजें कंफर्म है। कौन कौन सी? नंबर 1 क्या लिखूंगा मैं यहाँ पर? पेंटोज शुगर। नंबर 2 नाइट्रोजीनियस बेस और नंबर 3 फास्फेट ग्रुप। अब ये फास्फेट ग्रुप भी हमें समझना है डिटेल में। और अगर मैं यहाँ पे लिखूँ न्यूक्लियोटाइड ऑफ आरएनए, उसमें भी कितनी चीजें लिखेंगे? यही 3 लिखेंगे। न्यूक्लियोटाइड ऑफ आरएनए बेटा उसमें भी यही 3 चीजें आएंगी। नंबर 1 पे क्या आ जाएगा? नंबर 1 पे आप लिखेंगे पेंटोज शुगर। नंबर 2 पे क्या आएगा? हाँ, नाइट्रोजीनियस बेस। एंड नंबर 3
बेटा यहाँ तक तो आपको दोनों ही सेम नजर आ रहे हैं, लेकिन आगे जाकर थोड़ी सी चेंजेस आ जाएंगे, उसको हम समझेंगे। बेटा अगर हम बात करें पेंटोज शुगर की, तो डीएनए के केस में जो पेंटोज शुगर होगी बेटा वो कौन सी होगी? डीऑक्सीराइबोज शुगर, डीऑक्सीराइबोज शुगर। लेकिन बेटा पेंटोज का मतलब क्या होता है? 5। तो इसमें कार्बन कितने होंगे? 5 कार्बन। तो 5 कार्बन वाली शुगर का नाम क्या है? डीऑक्सीराइबोज शुगर। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर बेटा क्या नाम आएगा पेंटोज शुगर का? हाँ 5 कार्बन वाली होगी, लेकिन क्या नाम आ जाएगा? राइबोज शुगर। यहाँ पर बेटा क्या लिखेंगे? राइबोज शुगर जो है बच्चे यहाँ पर आ जाएगा 5 कार्बन वाली जो शुगर है वो आ जाएगी राइबोज शुगर। यहाँ पे क्या है? बस में क्या है? डीऑक्सीराइबोज है। अब इसका स्ट्रक्चर बना के समझा देते हैं, ठीक है? आप लोगों ने कुछ इस तरह से पेंटोज शुगर के बारे में पढ़ रखा है। कार्बन नंबर 1 2 3 4 तो 4 बने है ना? प्रॉब्लम आ गई कि नहीं आई? नहीं आई। ठीक है, हम लोग पढ़ ही रहे हैं कैसे शुगर जिसमें कितने कार्बन है? 5। तो नजर आ रहे हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, आगे देखिए बेटा कार्बन नंबर 2 पर भी OH होता है, कार्बन नंबर 3 पर भी क्या होता है? OH होता है। कार्बन 2 पे भी OH है, कार्बन 3 पे भी क्या है? OH है। इसका नाम समझिए जरा, नाम तो क्या है? उसने कहा डी का मतलब क्या होता है? रिमूवल। ऑक्सी का मतलब ऑक्सीजन। आगे लिखा गया राइबोज शुगर। बेटा इस टाइम ये जो शुगर मैंने यहाँ पे बनाई है ये शुगर कौन सी है? राइबोज शुगर है ये इस टाइम। अगर मैं इस राइबोज शुगर में से किस चीज को रिमूव कर दूं? ऑक्सीजन को रिमूव कर दूं तो ये कौन सी शुगर बन जाएगी? डीऑक्सीराइबोज शुगर, जो कि डीएनए में आ गया। पता चला ये नाम कहां से आया है? अब ऑक्सीजन निकलेगा कहां से? वो ऑक्सीजन निकलेगा कार्बन नंबर 2 में से। तो बेटा कार्बन नंबर अब ये ऐसे है, कार्बन का बॉन्ड ऑक्सीजन का बॉन्ड किसके साथ है? हाइड्रोजन के साथ। अगर ऑक्सीजन निकल जाएगी तो बेटा कार्बन का बॉन्ड किसके साथ बनेगा? जाकर हाइड्रोजन के साथ। तो जब आपको इस तरह की शुगर नजर आएगी आप कहेंगे कि इस राइबोज शुगर में से ऑक्सीजन निकल चुका है, तो अब हम इसको क्या नाम देंगे? डीऑक्सीराइबोज शुगर, जो कि कार्बन नंबर 2 में से ऑक्सीजन के निकलने से बनती है। एमसीक्यू में याद रखना, समझ आ गया? बाकी सेम एज इट इज। यहाँ पर एक साइड पर हाइड्रोक्साइड, एक साइड पर हाइड्रोजन, ऐसे लगाते जाएंगे। ये समझ आ गई यहाँ पर? बेटा नाइट्रोजनियस बेस और फास्फेट ग्रुप। फास्फेट ग्रुप जो है वो प्रेजेंट होता है असल में फास्फोरिक एसिड की फॉर्म के अंदर। किस फॉर्म के अंदर? फास्फोरिक एसिड की फॉर्म के अंदर। लेकिन बेटा जब हम इसको आयनाइज स्टेट में लेके आते हैं आयन की फॉर्म के अंदर, अब देखिए पहले फास्फोरिक एसिड देख लीजिए कैसे नजर आएगा। फास्फेट एक सेंटर में होगा, 4 क्या होंगे? ऑक्सीजन 1 2 3 और ये क्या आ गया? 4। और हाइड्रोजन कितने हैं? 3 1 2 और यहाँ पर क्या आ गया? 3 आ गया। यहाँ पर नेगेटिव है। अब ये फास्फोरिक एसिड है। अभी ये फास्फोरिक एसिड जब आयोनाइज स्टेट में आएगा, आयोनाइज का मतलब आयनिक फॉर्म में, आयन्स की फॉर्म में कब आएगा? जब यहाँ से क्या निकलेंगे? हाइड्रोजन। क्या निकल जाएंगे? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन निकलेंगे तो यहाँ पे बॉन्ड फ्री हो जाएंगे ना बच्चे इसके, तो ये आयनिक फॉर्म में आ जाएगा। तो बेटा फिर हम इसको नाम देंगे फास्फेट ग्रुप का। अभी स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि पीए लवीन ने इसकी नेचर को स्टडी किया, उसकी नेचर क्या थी? तो बेटा एसिडिक नेचर इसीलिए थी क्योंकि फास्फेट जो था वो किस फॉर्म में देखा जा पाया जाता है? आयनिक फॉर्म के अंदर। और फास्फेट जब आयनिक फॉर्म के अंदर चेंज होता है तो बेटा वो क्या रिलीज करता है? हाइड्रोजन। और अकॉर्डिंग टू आर्गेनियस कांसेप्ट कोई भी चीज जो हाइड्रोजन डोनेट करती है वो क्या होती है? एसिड। तो इसी वजह से क्या बन गया? न्यूक्लिक एसिड। अब बेटा एक और चीज, अगर हम डीएनए और आरएनए की बात करते हैं दोनों के अंदर आपको नाइट्रोजनस बेस भी देखने को मिल रहा है और आपको फास्फेट ग्रुप भी देखने को मिल रहे हैं। अगर मैं आपसे ये पूछूं
कि दोनों की न्यूक्लियोटाइड में बुनियादी फर्क कहाँ पे आएगा। आपने कहना है पेंटोज शुगर, और इनके नाम कहाँ से आए हैं, पेंटोज शुगर से निकला है। देखो डीएनए को क्या कहते हैं, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी का मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम राइबोज, आगे लिखा जाए न्यूक्लिक एसिड, ये इसी का हवाला आ गया। आरएनए को क्या कहते हैं, राइबोन्यूक्लिक एसिड। देखिए ना डिफरेंशिएशन में दोनों में न्यूक्लिक एसिड है, डीएनए के अंदर भी न्यूक्लिक एसिड, आरएनए में भी न्यूक्लिक एसिड, लेकिन दोनों में डिफरेंशिएशन पॉइंट क्या है, डीऑक्सी राइबोज एंड राइबोज। इज इट क्लियर। देखिए कितना डिफरेंशिएशन पॉइंट यहाँ पे ढूंढना है। आज की आपकी बात करेंगे वो है पेंटोज नाइट्रोजनस बेस के बाद। नाइट्रोजनस बेस होती है बेटा वो दो टाइप्स की होती है। नाइट्रोजनस बेस, इसका बेटा केमिकल स्ट्रक्चर कल को देखेंगे, एमसीक्यूज भी निकाल लेंगे इसमें से। इज ऑफ टू टाइप्स, पहले को नाम दिया जाएगा प्यूराइंस और दूसरे को नाम दिया जाएगा पाइरिमिडीन्स। बेटा प्यूराइंस क्या होती है, जो डबल रिंग होती है, डबल रिंग नाइट्रोजनस बेस। कौन सी बेटा, डबल रिंग जो नाइट्रोजनस बेस होंगे उनको क्या नाम देंगे, प्यूराइंस। और बेटा जो सिंगल रिंग होगी उनको क्या नाम दिया जाएगा, पाइरिमिडाइंस। तो डबल रिंग है, इसके एग्जांपल में क्या याद रखना है, एडानिन और गवालिन। बेटा इसको डिटेल में कल मैं पढ़ाऊंगा, अभी याद रख लीजिए, शॉर्टकट में पूछा जा सकता है, डिफरेंशिएट बिटवीन प्यूरीन्स एंड पाइरिमिडीन्स। और बेटा अगर इधर बात करें तो इधर क्या आ जाएगा, साइटोसिन, फिर क्या आएगा, डोपामीन, फिर क्या आएगा, यूरासिल। ये तीनों जो होंगे बेटा ये पाइरिमिडीन्स में आ जाएंगे और ये प्यूरीन्स के अंदर आ जाएंगे। इज इट क्लियर। इधर बात की आगे सबको ये गवालिन आगे ये गलत आ गया, थायामीन आएगा यहाँ, क्या आएगा बेटा, थायामीन। चलिए ठीक हो गया। और एक आखिरी पॉइंट बेटा, डीएनए के अंदर कौन सी नाइट्रोजनस बेस होती है, आपने देखा डीएनए में आपको पढ़ के आया ना, एडेनिन, थायामीन, साइटोसिन, गवालिन। बच्चों को याद करवाने के लिए क्या पढ़ाते हैं, एट गर्ल्स कॉलेज, है ना, याद हो जाता है, लड़कों को बहुत से याद रहता है। लेकिन यहाँ पर आपने क्या याद रखना है, यहाँ पर बेटा एडेनिन भी होता है, साइटोसिन भी होता है, गवालिन भी होता है। सिर्फ एक चीज़ नहीं होगी कि थायामीन की जगह पर आरएनए में क्या आ जाएगा, यूरासिल आ जाएगा, क्या आ जाएगा, यूरासिल आ जाएगा। इसी क्लियर। अब बेटा आज का एक आखिरी क्विज और देखते हैं कौन सा बच्चा आंसर सही करेगा। ये बेटा मेरे पास एक सेगमेंट है, आपने मुझे बताना है ये सेगमेंट क्या है। ऐसे बेटा मुझे बताइए ये सेगमेंट जो है ये किस चीज का है, टेल मी। ये सेगमेंट डीएनए का है क्या रहने का, आपको मैंने एक सेगमेंट लिख के देखा है यहाँ पे, टेल मी दिस सेगमेंट बिलोंग्स टू डीएनए और आरएनए। हाउ यू कम टू इट इज आरएनए, बिकॉज यहाँ पर एक चीज आपने देखी वो क्या है, यूरासिल। और यूरासिल हमने अभी देखा कहाँ पर देखने को मिलेगा, नाइट्रोजनस बेस ऑफ आरएनए। इज इट क्लियर।